दिल्ली के दिल में खड़ा लाल किला ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये तो पत्थरों में लिखी एक कहानी है। बादशाहों की शान की, आज़ादी के जुनून की और एक नए देश की धड़कन की। तो चलिए आज इसी शानदार किले के सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक बादशाह का आलीशान महल आज़ाद भारत की आवाज़ कैसे बन गया? वो दीवारें जहां कभी सल्तनत के बड़े बड़े फैसले होते थे, वो आज 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का मंच कैसे बन गई? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं आज से। आखिर आज के दौर में लाल किला हमारे लिए क्या मायने रखता है? भाई ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं, है ना? देखिए, हर साल 15 अगस्त को जब इसकी प्राचीर से तिरंगा शान से लहराता है और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये वो पल होता है जब हमारा इतिहास, हमारा आज और आने वाला कल सब एक साथ आ मिलते हैं। पूरे देश की नज़रें और कान इसी जगह पर टिके होते हैं। तो बिल्कुल ये सिर्फ लाल पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये तो भारत की आत्मा का एक हिस्सा हैं, हमारी आज़ादी की लड़ाई की गवाह हैं और हमारी एकता की सबसे मजबूत पहचान। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, लगभग 400 साल पीछे, और मिलते हैं उस बादशाह से जिसने इस अजीम किले का सपना देखा था। एक मजेदार बात पता है, इसे हमेशा से लाल किला नहीं कहा जाता था। शाहजहां ने तो इसे नाम दिया था किला-ए मुबारक, जिसका मतलब है द ब्लेसेड फोर्ट या धन्य किला। सोचिए, ये नाम ही बताता है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बादशाह के लिए मानो जमीन पर एक जन्नत थी। हुआ यूं कि शाहजहां को आगरा अब छोटा लगने लगा था। उन्हें चाहिए थी एक नई, एक शानदार राजधानी, ऐसी जो दुनिया में बेमिसाल हो। और उस नई राजधानी का दिल बना यही किला, जिसे उस वक्त शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। इस सपने को हकीकत में बदलने में जानते हैं, पूरे 10 साल लगे। 1638 में काम शुरू हुआ और 1648 तक चला। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सदियों बाद साल 2007 में यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी पूरी दुनिया की विरासत घोषित कर दिया। अच्छा, अब जरा इसकी बनावट को, इसकी आर्किटेक्चर को करीब से देखते हैं, क्योंकि यकीन मानिए इसकी हर दीवार, हर मेहराब एक अलग ही कहानी सुनाती है। तो इसका नाम लाल किला क्यों पड़ा? अरे भाई, इसकी इन विशाल लाल दीवारों को देखिए। ये दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर, जी हाँ, 2.4 किलोमीटर लंबी हैं। और ये सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं थी, नहीं, ये तो पूरी दुनिया को मुगल सल्तनत की ताकत दिखाने का एक जबरदस्त तरीका भी थी। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके साइज में नहीं है, असली जादू तो इसकी कलाकारी में है। इसमें इस्लामिक, पर्शियन, तैमूरी और यहाँ तक कि हिंदू वास्तुकला, इन सब का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। ये उस दौर की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियां मिलकर कुछ नया, कुछ बेमिसाल बना रही थीं। तो फिर चलिए अब इन ऊंची दीवारों के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि बादशाह और उनका दरबार आखिर काम कैसे करता था। ये है दीवाने आम। जरा कल्पना कीजिए, यहीं पर बादशाह अपनी आम जनता से मिलते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे और फैसले सुनाते थे। ये मुगल सल्तनत का, कह सकते हैं, एक ओपन कोर्ट था। और बादशाह बैठते थे इस संगमरमर के छज्जे पर, जिसे कहते हैं झरोखा। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश था कि बादशाह अपनी प्रजा के करीब भी हैं और उनसे ऊपर भी। लोग दूर दूर से बादशाह की बस एक झलक पाने आते थे। इसी को झरोखा दर्शन कहा जाता था। तो अगर दीवाने आम आम जनता के लिए था, तो ये है दीवाने खास। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खास लोगों के लिए। ये बादशाह का एक तरह से प्राइवेट मीटिंग रूम था। इसकी सजावट तो देखिए, यहीं पर बड़े बड़े मंत्री, अमीर उमरा और दूसरे देशों के राजदूत बादशाह से मिलते थे और सल्तनत के सबसे बड़े और अहम फैसले लिए जाते थे। और अब देखिए मुगलों के इंजीनियरिंग का कमाल। इसे कहते थे नहर-ए-बहश्त यानी स्वर्ग की धारा। ये नहर यमुना नदी से पानी लाती थी और पूरे महल के कमरों से होकर गुजरती थी, जिससे अंदर का माहौल एकदम ठंडा और खूबसूरत बना रहता था। सोच कर देखिए, उस जमाने में एयर कंडीशनिंग का कितना शानदार तरीका था ये। वाह! और ये है रंग महल, जिसका जैसा नाम वैसा ही काम। ये महल रंगों से सराबोर था। ये शाही औरतों के रहने की जगह थी। जरा सोच कर देखिए,
यहाँ कमल के फूल के आकार के फव्वारे हुआ करते थे और रंगीन टाइलों पर पानी बहता था। ये सच में एक सपनों का महल रहा होगा। तो चलिए कहानी में अब वापस आज के दौर में लौटते हैं। आखिर मुगलों के बाद इस किले का क्या हुआ और इसकी विरासत आज किस शक्ल में हमारे सामने है। मुगलों का दौर खत्म होने के बाद किले की कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने इसे एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। आज़ादी के बाद भी भारतीय सेना साल 2003 तक यहीं रही, लेकिन अब वही पुरानी बैरकें म्यूजियम में बदल दी गई हैं, जो इस किले की कहानी में एक नया और दिलचस्प पन्ना जोड़ रही हैं। आज ये किला सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता स्कूल बन चुका है। यहाँ 1857 की क्रांति की कहानी को जिया जा सकता है, जलियांवाला बाग के दर्द को महसूस किया जा सकता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी को सलाम किया जा सकता है। मतलब भारत की पूरी कहानी एक ही जगह पर सिमट आई है। और अगर इतिहास को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना हो तो यहाँ का नया लाइट एंड साउंड शो जय हिंद जरूर देखना चाहिए। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 17वीं सदी से लेकर आज़ादी तक की पूरी कहानी को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रह जाएगा। तो देखा, लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तो खुद वक्त का गवाह है। इसने सल्तनतों को बनते और मिटते देखा है। इसने गुलामी की जंजीरें भी देखी हैं और आज़ादी का जश्न भी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस किले ने पिछले 400 साल का इतिहास देखा है, वो आने वाले 400 सालों में हमारी यानी हम सब की कौन सी नई कहानियों का गवाह बनेगा।